जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनका जो सीरीज चल रहा है, इसमें आज हम जो पेपर करने वाले हैं, वो यूपी हायर कमीशन जो 2016 में कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम, उसे कराने वाले हैं। इसका पहला जो भाग है, वो आ चुका है, उस जिसमें हमने 35 क्वेश्चन कराए थे। टोटल 70 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने 35 क्वेश्चन ले लिया था, आज सेकंड पार्ट है। और चैनल पे आप देखेंगे तो एक समय सारणी हमने प्रोवाइड किया है इस तरीके से कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जिसमें जीडीसी 2020 का हमने करा दिया, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कराया, यूपी हायर 21 का कराया है। और अभी जो आज चल रहा है वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीएचएससी यानी यूपी हायर कमीशन का 2016 का, ये हम करा रहे हैं। साथ ही साथ आप चैनल पे ये भी देखिए कि टाइम से 12 बजे, 9 बजे और 5 बजे के लगभग आस-पास आप निबंध, कहानी, उपन्यास के क्लासेस चल रहे हैं। जो भी क्लासेज हैं हम टिक करते चल रहे हैं, तो ऐसे ही एक आप सारणी को फ़ॉलो कर सकते हैं, है ना? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है, टीजीटी, पीजीटी के जो भी विद्यार्थी हैं, कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हैं, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ और भी आपको सूचना दे दें, कई विद्यार्थी क्लासेस के बारे में हमसे पढ़ना चाहते हैं, वो बात पूछ रहे हैं, तो उन्हें ये हम बता दें कि ये क्लास चल रहा है व्हाट्सएप पे, लाइव क्लास फेस टू फेस चल रहा है। आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, कॉल के नहीं। यहाँ पे मूल टेक्स्ट वाचन हो रहा है, साथ ही साथ कहाँ-कहाँ से चीज़ों को याद कर सकते हैं, कितनी तेज़ी से कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। खासकर टीजीटी, पीजीटी या हायर कमीशन जो भी एग्ज़ाम है, उनको ध्यान में रखते हुए। तो वो क्लास चल रहा है, आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक डेमो हमने आज वो कर दिया रिवील, तो आप डेमो से देख सकते हैं कि किस तरीके से है। और हम लोग क्लास यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। प्रैक्टिस से डेली लगाते रहिए, है ना? प्रैक्टिस जितना आप करेंगे, उतना ही समझिए कि सफलता के करीब हैं। तो डेली रूटीन में हम यहाँ प्रैक्टिस खूब करवा रहे हैं, आप बिल्कुल टाइम निकाल के उनको करते रहिए। देखिए, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखना था, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि हैं? बाय द वे आपको ये उत्तर दिख जा रहा है, उस पे ध्यान नहीं देना, आपको ये देखना कि आपको पता तो नहीं कि फर्स्ट टाइम ने हम क्वेश्चन देखा। तार सप्तक के संबंध में आपने पढ़ा होगा 1943 में जो अज्ञे जी हैं, तो ये हुआ कि तार सप्तक के माध्यम से कुछ कवियों का ऐसा जो चुनिंदा कविता है उनको संकलित किया जाए या रचनाएँ हैं, जो सबके समक्ष आना चाहिए। तो ये एक नया प्रयोग किया गया था 1943 में। तो अज्ञे जो है तार सप्तक के कवि हैं, यहाँ पे देखेंगे धर्मवीर भारती अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता जी का नाम दिया है। लेकिन अज्ञे जो है इसमें तार सप्तक के कवि हैं। और सन 1943 में देखेंगे तो अज्ञे जी ने ना 7 कवियों का एक मंडल तैयार किया। अब उन्होंने तार सप्तक यानी 7 लोग तो तार सप्तक बोला। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है जिसमें इन 7 कवियों को कविताएँ जो इनके अच्छी कविताएँ हैं उनको संकलित किया गया। ये पूछा जाता है कि जो तार सप्तक है उनमें कौन-कौन से कवि आते हैं? तो एक तो गजानन माधव मुक्तिबोध, है ना? गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा और अज्ञे। तो यहाँ पे गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा और अज्ञे, ये सभी आते हैं। इनमें से कौन-सा एक कवि जो है नई कविता से संबंधित नहीं रहा है? कुंवर नारायण, अजित कुमार, नेमीचंद जैन, दुष्यंत कुमार। तो नेमीचंद जैन का नई कविता से संबंधित अगर देखें संबंध तो नहीं रहा है। नेमीचंद जैन का नई कविता से संबंध नहीं रहा है। वे अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 के 7 कवियों में एक थे। जबकि कुंवर नारायण, अजित कुमार तथा दुष्यंत कुमार नई कविता के कवि हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है। नेमीचंद जैन का नई कविता से संबंध नहीं रहा है। वे अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 के 7 कवियों में एक थे। जबकि कुंवर नारायण, अजित कुमार तथा दुष्यंत कुमार नई कविता के कवि हैं। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रभा नामक जो पत्रिका था उसका संपादन हरवंश राय बच्चन, धूमिल, प्रभाकर माचवी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। देखिए यहाँ पे जो प्रभा नामक पत्रिका था, प्रभा नामक पत्रिका जो है इसका बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया था। और प्रभा जो है सन 1913 में कालूराम गंगरोड ने खंडवा के प्रभा मासिक का संपादन किया। तो किसने किया था? 1913 ईस्वी में कालूराम गंगरोड ने खंडवा के प्रभा मासिक का संपादन शुरू किया। आगे चलकर माखनलाल चतुर्वेदी और उनके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने इसका संपादन काम संभाल लिया था। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार देखें तो प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के तौर पे देखें तो प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? मात्रिक छंदों के बजाय वर्ण वृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार जो प्रयोगवादी काव्य है उसका सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए नई नई राहों का अन्वेषण, कुछ नया नवीनता लेके आना काव्य सृजन में,
तो यहाँ पे जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, उनके अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व है नई-नई राहों का अन्वेषण। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों के बारे में क्या लिखा है? तो अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों के बारे में लिखा है, ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं, वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी हैं। पहली चीज़, अज्ञे ने जो तार सप्तक के कवियों के बारे में लिखा है, ये सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं, वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी है, अतः स्पष्ट है। दूसरा, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास है? ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल ये किसके उपन्यास है? प्रेमचंद, निराला, दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं। देखिए यहाँ पे जो ठेठ हिंदी का ठाठ है ना, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं के उपन्यास है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं के उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला 1899 ईस्वी में अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण इसमें किया गया है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं, इनका जो है देवबाला 99 में अनमेल विवाह का दुष्परिणाम, जबकि अधकिला फूल 1907 में धन की महत्ता का वर्णन करते हुए धार्मिक अंधविश्वासों के दुष्परिणाम को चित्रित किया गया है। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष देखें तो 1882, 83, 84, 85। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु उपन्यास देखें तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, उसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु उपन्यास हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इसमें एक सेठ के पुत्र मदन मोहन की कथा का वर्णन है, जो युवावस्था में अपने मित्रों शंभु दयाल व चुन्नीलाल की कुसंगति में पड़कर अपना धन, यौवन, चरित्र आदि सब कुछ गंवा देता है। अंत में वो अपने सच्चे हितैषी मित्र ब्रजकिशोर की मदद से पुनः सही रास्ते पर आता है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 82 और लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। इसमें एक सेठ के पुत्र मदन मोहन की कथा का वर्णन युवावस्था में अपने मित्रों शंभू दयाल व चुन्नीलाल की कुसंगति में ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता, सालवती, सुजान भगत, छाया। सुजान भगत प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है, जबकि सुजान भगत किसके द्वारा है? प्रेमचंद द्वारा। जबकि ममता और शालवती कहानी तथा छाया कहानी संग्रह प्रसाद द्वारा रचित है। तो जो सुजान भगत है वो प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। ममता, सालवती कहानी तथा छाया कहानी संग्रह प्रसाद द्वारा है। प्रसाद कृत कहानी संग्रह और प्रमुख कहानियों का विवरण देखें तो कहानी संग्रह छाया 1914 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929 ईस्वी, आधी 1913 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। कहानियां अगर देखें कि ममता, सालवती, आग, चंदा, गुलाम, चित्तौर, उद्धार, गुंडा, पत्थर की पुकार, करुणा की विजय, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, प्रतिमा की पराजित, दुखिया, शरणागत, विषाती, संदेह, मधुआ, पुरस्कार, चित्र मंदिर, देवरस, सुनहरा साप, ये सभी। नया रास्ता कहानी के लेखक, नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद पहाड़ी, डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंगर, इस्मत चुगताई। नया रास्ता कहानी के लेखक राम प्रसाद पहाड़ी हैं। राम प्रसाद पहाड़ी कृत अन्य कहानियों में सफर, अधूरा चित्र, सड़क पर, बया का घोंसला आदि है। इन भारतीय हिंदुयुगीन नाटकों का अगर सही कालक्रम देखेंगे 1800 से 1850, 50 से 85, 1850 से 1900 और 50 से 1950। तो भारतीय हिंदुयुगीन नाटकों का सही कालक्रम देखें तो 1850 से 1900 ईस्वी है। भारतीय हिंदू के प्रमुख नाटककार और नाटकों में देखें तो नाटककार और नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र। अनुदित में है विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, पाखंड विडम्बन 1872, धनंजय विजय 1873। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अनुदित में अनुवाद किया जाए तो देखें उसमें विद्या सुंदर आता है 68 में, पाखंड विडम्बन 1872 में, धनंजय विजय 73 में, कर्पूर मंजरी 73 में, मुद्रा राक्षस 78 में, दुर्लभ बंधु 1880 में। मौलिक में वैद की हिंसा हिंसा नाभोती 83, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली 76, विशेष विश्वमोद्धम 76, भारत दुर्दशा 80, नील देवी 81, अंधे नगरी 81। श्रीनिवास दास रणधीर प्रेम मोहिनी इनका 1878 में है। तप्ता संवरण 1883 में है। संयोगिता स्वयंवर करके 85 में है। प्रहलाद चरित करके 1888 में। तो श्रीनिवास दास, रणधीर प्रेम मोहिनी 78, तप्ता संवरण 83, संयोगिता 85, प्रहलाद चरित 88। राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास का अगर देखें तो ये जो इनकी रचनाएं है राधा कृष्ण दास का, दुखनी बाला 1880, पद्मावती 1882 ईस्वी, धर्मालाप 1885 ईस्वी, महाराणा प्रताप 97।
तो राधा कृष्ण दास, दुखनी बाला, पद्मावती 82, धर्माला 85, महाराणा प्रताप और 1897 की। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जो है इनका अगर देखें तो कलिराज की सभा, रेल का बिकट खेल, नल दमयंती, स्वयंवर, बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन आदि। तो जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं इनका यदि आप देखेंगे तो कलिराज की सभा, रेल का बिकट, नल दमयंती, स्वयंवर, बाल विवाह जैसा काम, ये सारी चीजें। हरियोध जो है, हरियोध का देखें तो प्रद्युम्न विजय 1893 ईस्वी, रुक्मणी परिणय 94 में। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारत सौभाग्य 1889, प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? स्वर्ग की झलक व अंधी गली, उपेंद्र नाथ अस्क, वृंदावन लाल वर्मा, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र। देखिए यहाँ पे उपेंद्र नाथ अस्क जो है इनके एकांकी नाटक में देखेंगे तो एक तो स्वर्ग की झलक है, अस्क जी का स्वर्ग की झलक, अंधी गली, और अंधी गली के अलावा अगर देखें तो देवताओं की छाया में चरवाहे, तूफान से पहले, कैद और उड़ान, अधिकार का रक्षक, साहब को जुकाम, जोंक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, सूखी डाली, भंवर, लक्ष्मी का स्वागत और आंधी। उदय शंकर भट्ट जो है इनके द्वारा है कि एक ही कब्र में आदिम युग, एक ही कब्र में आदिम युग, समस्या का अंत। अब सोचिए एक ही कब्र बना दिया उदय शंकर जी ने, कहा एक ही कब्र में आदिम युग है तो समस्या का अंत कर दो, यहीं पे दफना दो। आज का आदमी, स्त्री का हृदय पर्दे के पीछे, और यहाँ तक पर्दे के पीछे में ये कहते हैं 10,000 इत्यादि। वृंदावन जी, लो भाई पंचलो, कनेर, टंटा गुरु, शासन का डंडा, कश्मीर का कांटा, बांस की फांस। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका है अशोक वन, एक दिन, प्रलय के मंच पर, कावेरी में कमल, स्वर्ग से विप्लव, नारी के रंग इत्यादि। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? जो हम आधे अधूरे नाटक देखते हैं इनका मूल प्रतिपाद्य क्या है? नौकरशाही, मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति, चुनावी दलीय राजनीति, सामुदायिक विलगाव। देखिए आधे अधूरे जो नाटक है ना इसका मूल प्रतिपाद्य है मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति। ये मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें मध्यवर्गीय वैवाहिक जीवन की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की विडंबनाओं का यथार्थ चित्रण है। इस नाटक के प्रमुख पात्र में महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन जुनेजा, सावित्री, विन्नी किन्नी, अशोक, ये सभी आते हैं। आषाढ़ के एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 63, आधे अधूरे 1969 तथा पैरों तले जमीन मोहन राकेश जी का नाटक है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप पंडित प्रताप नारायण मिश्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसके हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। इनका प्रकाशन सन 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से शुरू हुआ और ये एक मासिक पत्रिका थी। तो एक हिंदी प्रदीप, ये संपादक बालकृष्ण भट्ट, प्रकाशन वर्ष 78 में, मतलब 1877 में इलाहाबाद से शुरू हुआ, एक मासिक पत्रिका था ये। रसग रंजन, रसग रंजन किसका निबंध संकलन है? डॉक्टर श्याम सुंदर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, डॉक्टर गुलाब राय। तो रसग रंजन के संबंध देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इनके निबंध में कौन कौन से आते हैं? रसग रंजन जो है इनका बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में आया है। और निबंध में रसग रंजन के अलावा म्युनिसिपैलिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन, प्रभात, सुता पराधी, जनकस्य, वैदिक देवता, लेखांजलि, कवि और कविता इत्यादि। ये देखिए रसग रंजन तो कई बार पूछा गया, म्युनिसिपैलिटी के कारनामे भी इंपॉर्टेंट है। आत्मनिवेदन, प्रभात, सुता पराधी, जनकश, वैदिक देवता, लेखांजलि, कवि और कविता इत्यादि। श्याम सुंदर दास जो है इनका क्या है? श्याम सुंदर दास जी का है समाज और साहित्य, कला का विवेचन, कर्तव्य और सभ्यता। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका है अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957। तो हजारी जी का अशोक का फूल हो गया, कल्पलता हो गया, मध्यकालीन धर्म साधना 52 और विचार और वितर्क 57। विचार प्रवाह और ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। ठलुआ क्लब, देखिए मेरी असफलताएं हो गया, ठलुआ क्लब फिर निराशा क्यों है, तो ये तो गुलाब जी का है, गुलाब राय जी का। कबीर, सूर, तुलसी जासी, इनके जो समय बताने हैं कि क्रम से अगर आप देखेंगे तो इनका वही कबीर जी का 1398, और इसके अलावा अगर आप देखो कि सूर जी का 1483, जासी 77, 1532 में तुलसीदास जी का।
There was some SEC. कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। ये कहना किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का, डॉक्टर विजय देवन नारायण शाही का, डॉक्टर नगेन का, विजेंद्र स्नातक का। देखिए, ये कहना वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में अगर देखें तो प्राचीन भारतीय साहित्य एवं पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान थे। उनके द्वारा रचित उनके द्वारा रचित अगर देखें, पद्मावत संजीवनी व्याख्या एक टीका है जिसके लिए सन 1956 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निबंध संकलन में देखें तो पृथ्वी पत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, कला और संस्कृति इनके शोध ग्रंथ में है। इनके ग्रंथ में देखें तो पाणिनि काल भारती ये बताया गया है। समीक्षात्मक ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत तथा कालिदास कृत मेघदूत की संजीवनी। सांस्कृतिक ग्रंथ में भारत की मौलिक एकता, हर्षचरित एवं सांस्कृतिक अध्ययन, हिंदू सभ्यता इत्यादि। अभ्रंश भाषा की स्थिति काल के संबंध में देखें तो अभ्रंश भाषा की स्थिति काल है 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 या 500 से 1000, 1000 से 1500। तो देखिए, भाषा और भाषा की स्थिति में देखें तो अभ्रंश जो है बेसिकली अभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी, संस्कृत 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, पाली 500 से 1000 और प्राकृत 1 से लेके 500 ईस्वी। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अभ्रंश से हुई? पूर्वी हिंदी इसकी उत्पत्ति किस अभ्रंश से हुई है? ब्राचड़, अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी। जॉर्ज ग्रियर्सन पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति जो है अर्धमागधी अभ्रंश से मानते हैं। वहीं धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य कोश के अनुसार पूर्वी हिंदी का विकास मागधी अभ्रंश से मानते हैं। पूर्वी हिंदी में मिला के 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न क्षेत्रीय रूप में अगर बोलियां देखें, जैसे अपभ्रंश आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाओं में देखें तो अर्धमागधी पूर्वी हिंदी में, ब्राचड़ सिंधी, शौरसेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, मागधी जो है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, पैसाची, लहंदा और पंजाबी, महाराष्ट्री, मराठी के लिए। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? मेरठ है, सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। बोली और क्षेत्र में देखें तो खड़ी बोली जो है ये मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली का कुछ भाग, रामपुर, मुरादाबाद, देहरादून यहाँ के मैदानी भाग के साथ खड़ी बोली। ब्रज भाषा में देखें तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। ब्रज में कन्नौजी में कौन कौन सा आता है? कन्नौजी में देखें तो इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत। और अवधी के क्षेत्र में यानी अवधी के इलाके में लखनऊ है, इलाहाबाद है, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा ये सारे इलाके आते हैं इसमें अवधी क्षेत्र में। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? 252 जो वैष्णवन की वार्ता है ब्रज में, अवधी में, खड़ी में, बघेली में। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है ब्रज में लिखा गया 252। रचयिता बल्लभाचार्य की जो पौत्र और विठलनाथ के पुत्र थे गोस्वामी गोकुलनाथ, यानी इनके पौत्र और विठल के पुत्र थे ये गोकुल। और जो विठलनाथ है उनके शिष्यों की कथाएं इसमें संकलित है। इनके अलावा गोकुलनाथ द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ 84 वैष्णव की वार्ता है जो कि बल्लभाचार्य के शिष्यों की कथा है उसमें। ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? ईसुरी ब्रज, अवधी, कन्नौजी, बुंदेली। ईसुरी जो है ये बुंदेली बोली के जो है लोक कवि हैं। उनका जन्म यूपी के झांसी जिले के मोरानीपुर के गांव मेढकी में हुआ था। उनका पूरा नाम हरताल ईसुरी था। वे बुंदेलखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। उनकी रचनाओं में ग्रामीण संस्कृति एवं सौंदर्य है। उनके द्वारा रचित फाग विशेष रूप से प्रसिद्ध भी है। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपि में कुछ लिपियों में एक गलत क्या है? ब्राह्मी, सारदी, खरोष्टी, कुटिला। ठीक है, देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में देखें तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और इनमें भी देखें तो नागरी और शारदा। अब यहाँ पे लिपियों में आप देखो तो ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद है कुटिल लिपि। अब कुटिल को हमने बांट दिया, डिवाइड कर दिया तो नागरी में और शारदा लिपि में बट गया। नागरी में पश्चिमी शाखा, पूर्वी शाखा और इसमें भी देखें नागरी में
तो पश्चिमी में देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी, कैथी और पूर्वी में बांग्ला लिपि, असमिया, उड़िया ये हो गया। शारदा लिपि में देखें तो गुरमुखी है, कश्मीरी है, लैंदा और टाकरी करके है। इसमें द्विगुण व्यंजन कौन सा है? द्विगुण व्यंजन किसको कहेंगे? डा, हा, ढा। तो यहाँ पे द्विगुण में ई और डा द्विगुण व्यंजन है। इसके उच्चारण में जी पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करता है, तुरंत नीचे आ जाता। ये व्यंजन संस्कृत में नहीं थे, इसका विकास हिंदी में देखते हैं। इन व्यंजनों में कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये हमेशा शब्दों के बीच या अंत में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सड़क, कूड़ा, पढ़ना, बूढ़ा। तो द्विगुण व्यंजन को ही उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ? 44, 45, 46, 47। तो ये है 44। राजभाषा आयोग का गठन यदि देखें और संसदीय समिति, तो राजभाषा आयोग का गठन और संसदीय समिति का उल्लेख 344 में है। 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के संबंध में, यानी राजभाषा आयोग जो है और संसदीय समिति 44 में है। राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के संबंध में जानकारी 45 में है। 46 में एक राज्य जो है दूसरे राज्य के मध्य या किसी राज्य और संघ के मध्य जो संचार की राजभाषा होती है वो 346 में है। किसी राज्य की जनसंख्या की किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध 47 में है। स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया? स्वभाषा अपना हो, अपना देश हो, अपना धर्म हो। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। तो स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने स्वभाषा, स्वदेश, स्वधर्म का आंदोलन चलाया। वे आधुनिक भारत के महान चिंतक तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने वेद की महिमा को स्थापित करते हुए एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसके विचार सुधारवादी और प्रगतिशील थे, जिसे उन्होंने आर्य समाज के नाम से पुकारा। उन्होंने 10 अप्रैल 75 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, चतुर्वेद विषय आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्हें आरोही क्रम में कालक्रम अनुसार निर्धारित करना है। पत्रिकाओं के नाम है उद्दंड, मार्तंड, प्रजाहित, प्रजाहितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो यदि क्रम से लगाएं पत्रिका और इनमें, तो उद्दंड मार्तंड जो है 1826 ईस्वी, प्रजामित्र 34 में, प्रजाहितैषी 55 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में। ये जो उद्दंड मार्तंड 26 में आए, ये पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक हैं। प्रजामित्र 34 में गंगाधर भट्टाचार्य हैं। प्रजाहितैषी 55 में राजा लक्ष्मण सिंह है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप को, भारतीय मूल के अरबी और उपयुक्त सभी को। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो इसमें अगर देखें तो वही है, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी? विधेयवादी, वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, समाजशास्त्री। तो इतिहास लिखने की जो सबसे विकसित पद्धति है वो विधेयवादी है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति में विधेयवादी आता है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन माने जाते हैं। उन्होंने विधेयवादी इतिहास दृष्टि के लिए वातावरण, जाति और क्षण विशेष को महत्वपूर्ण माना है। इस पद्धति में साहित्य इतिहास प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में होता है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में इसी पद्धति का उपयोग किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन विजेंद्र स्नातक, नलिन विलोचन, डॉक्टर नामवर, विनय मोहन। तो यहाँ पे हमें समझना है कि डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। देखिए विलोचन, लोचन यानी लोचन नेत्र से देखना, तो विलोचन यानी दर्शन। विजेंद्र स्नातक हिंदी साहित्य का इतिहास। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां लिखा है, यानी आधुनिक साहित्य की जो विशेषताएं होती हैं। विनय मोहन साहित्यावलोकन। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ वर्ष क्या है? 65, 80, 68, 79। कवि वचन सुधा 1868 में है। हरिश्चंद्र मैगजीन 73 में है। बाला बोधनी 74 में है। तो यहाँ पे समझना 68 में कवि वचन है, हरिश्चंद्र 73 में, बाला बोधनी 74 में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? यानी किस आधार पे शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण को रखा गया है? पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ, युग प्रवृत्ति। आचार्य शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग विशेषता रहा है। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। तो देखिए वहां पे अलग अलग इन्होंने आदिकाल को बोला वीरगाथा काल, पूर्व को भक्ति काल, उत्तर को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल।
उनके अनुसार वीर गाथा काल में वीरता की, भक्ति काल में भक्ति की, रीति काल में रीति तत्व निरूपण की और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता रही, इसलिए इन प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर कालखंडों का नामकरण रखा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? कुमार, विशल, वृद्धविराज रासो, हमीर। शुक्ल जी के अनुसार देखें तो 9वीं सदी 1155, ये पृथ्वीराज रासो 1343, हमीर रासो। रचनाकाल में दलपति विजय, नरपति नाल, चंद्रबरदाई, सारंगधर। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? सरहपा, कंडपा, मच्छंद्र, गोरखनाथ। ये सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने सरहपा हैं। इनका समय 8वीं सदी माना जाता है सरहपा का, और वे हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं सरहपा। तो सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने सरहपा हैं और उन्हें राहुल भद्र या सरोज वज्र भी कहा जाता है। उनके द्वारा रचित कृतियों की संख्या 32 है, जिनमें दोहा कोश अधिक प्रसिद्ध है। द्वैताद्वैत वाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? निम्बार्का, माधवा, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य। प्रवर्तक और आचार्य में देखें तो माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्का द्वैताद्वैत है, वल्लभाचार्य जी का शुद्ध द्वैत है, शंकराचार्य का अद्वैत है, रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट द्वैतवाद है। तो माधवाचार्य जो है माधव, उनके द्वारा द्वैत है, निम्बार्का का द्वैताद्वैत है, वल्लभा का शुद्ध द्वैत है, शंकरा का अद्वैत है, रामानुजा का विशिष्ट। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना मृगावती मधुमालती कौन सा है? तो पद्मावत है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है, 1540 में। इसके रचयिता जायसी जी हैं। चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंगलदेव की राजकुमारी पद्मावती का कथा का वर्णन है। जायसी की अन्य रचनाओं में अखरावट, आखरी कलाम, चित्ररेखा, कैरानामा, मसलानामा है। मधुमालती मंजन की, मृगावती कुदबन की, मधवानाल कामकंदला जो है आलम की रचना है। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई, रसखान। तो यहाँ पे रचनाओं में देखें तो सूरदास जो है इनका समय 1478, स्वामी हरिदास 1478, मीराबाई 1504, रसखान का 1533। सूरदास की रचनाओं में सूरसागर है, सरावली है, साहित्य लहरी है। स्वामी हरिदास में सिद्धांत के पद, केलीमाला है। मीराबाई 1504, इनका स्फुट पद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का राग सोठा पद संग्रह है। रसखान 1533, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम है। तो कुल मिला के इस तरीके से क्वेश्चन था आपका 2016 का, ये जो प्रैक्टिस सेट यूपी हायर का। तो आपने क्वेश्चन का एक लेवल भी देख लिया कि क्वेश्चन किस तरीके से है। जीडीसी 2017 वाला आई थिंक 30 क्वेश्चन करा था, अभी इसमें काफ़ी है, तो ये वाला प्रैक्टिस सेट करा देंगे तो 5 कंप्लीट हो जाएंगे आपके। बाकी और भी चीज़ें जो चैनल पे हैं उनसे लाभ लेते रहें, कंटिन्यूअस चीज़ों को जैसे बताया जा रहा था वो फॉलो करते रहें। बाकी जिन्हें लाइव क्लास से जुड़ना है, प्रॉपर पढ़ाई करनी है गद्य साहित्य वगैरह को, वो जो है जो फेस टू फेस लाइव क्लास चलता है उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, है ना। आपको जो है जो नंबर दिया गया है फ्लैश होता रहता है 8765 0, ये है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।